बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लैब में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की अहम मुलाकात हुई, जिसमें तमाम सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ बानी पिटाई की दरख्वास्त पर एतराज़ात को कलअदम करार दे दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने वाज़ेह अल्फाज में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए कहा है कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के जो दरवाजे थे उनको बंद नहीं किया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिले। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो है कितनी अहम है? मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि उसमें पहले एक अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ था, उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब गए कि देखें कि बड़ा इत्तेहाद तो नहीं बन रहा इस अरेंजमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन ये है कि अगला एक हफ़्ता जो है पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया, अगले 7 दिन जो हैं वो उसमें बहुत ही फैसला कुन है। इन 7 दिनों में जो भी कुछ होगा वो फिर एक तवील अरसे तक, कई सालों तक या दहाइयों तक अपने असरात छोड़ के जाएगा। और ये 7 दिन इसलिए अहम है और ज़ाहिर है कि उसका एक बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, तमाम दुनिया पर पड़ेगा जी। अब इन 7 दिनों में क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये देखना है कि क्या इस ये हफ्ते का अख्तिताम हो रहा है, तो क्या इस हफ्ते के अख्तिताम पर वो सीज़ फायर एग्रीमेंट अपनी जगह मौजूद है गज़ा के हवाले से जो जंगबंदी का था? क्योंकि कतर पहुंच तो गया है एक डेलीगेशन इसराइल का, लेकिन उसमें जो है वो ये जो ऐलान हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से गज़ा के हवाले से, तो ये जो है इसके बाद ये क्या सीज़ फायर एग्रीमेंट रहेगा या यहीं पे रुक जाएगा? क्या जो हैं वो यरगमाली रिहा होंगे और कैदी रिहा होंगे? यह सारा मामला जो है ये अपनी जगह ठहर गया है इस ऐलान के बाद कि जो सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ खड़े होकर किया। और पहले उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त कोई हाउसिंग स्कीम शायद बनेगी या पता नहीं क्या बनेगा, और यहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा, और ये वो सारी बात हुई। और उसके बाद जो है वो इसराइल की तरफ से 2-3 बातें की गई। पहले तो वहाँ जश्न मनाया गया बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में अब जब ये सारा सिलसिला इसको गौर से देखा जा रहा है तो फिर वही बात हो रही है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये ऐसा हो सकता है जो कल भी हमने जहाँ गुफ्तगू ख़त्म की थी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इन 7 दिनों में ये तय होगा। अच्छा, इन 7 दिनों में आज तो जो जापान के वज़ीर-ए-आज़म हैं इशिबा, वो 24 घंटों के लिए वो पहुँचे हैं वाशिंगटन और उनकी मुलाकात होने जा रही है। उन्होंने सैम ऑल्टमैन से और बाकी जो वहाँ पे टेक जाइंट्स हैं उनसे मुलाकात की है, और कुछ देर बाद उनकी शायद प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। तो ये दूसरे जो हैं ये गैर मुल्की सरबराह होंगे जापान के वज़ीर-ए-आज़म। और ज़ाहिर है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे एबे, उनकी तरह के तो ताल्लुकात शायद ना हों क्योंकि बहुत अच्छा गोल्फ नहीं खेलते, लेकिन इनकी कोशिश होगी पूरी कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप से जो क्वाड के हवाले से, और जापान अमेरिका के बड़े कॉम्प्लेक्स तारीख़ी ताल्लुकात हैं, और इस वक्त चूँकि जो अलाइज़ हैं वो भी परेशान हैं और मुखालफिन हैं वो भी परेशान है कि किस तरफ जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप, दुनिया को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये आज की मुलाकात में बड़ा क्लियर होगा। निपॉन स्टील के हवाले से बहुत सारे मामला हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी देख रहे हैं कि भाई कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा है, हमसे कितना फ़ायदा ले रहा है, हम कितना फ़ायदा दे रहे हैं क्या, तो वो ये सारा हिसाब किताब भी कर रहे हैं। अच्छा, और इसी दौरान जो है फिर वो गज़ा के हवाले से बहुत कुछ सामने आएगा, और ये सीज़ फायर। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उनको इससे पहले कि मैं ये बाकी बातें सारे करूँ, वो एक स्पाइक, मुझे नहीं पता कि उसको मैथमेटिक्स में किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या मैं उसको सही तरह से, लेकिन जैसे होता है ना, एक स्पाइक ऊपर गई और स्पाइक ऊपर जाने के बाद उसके बाद 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि ड्रॉप हो जाती है वो, या ये है कि वो मतलब स्पाइक प्लेटो की तरफ, यानी ये कांस्टेंट, या अप एक जैसे कहना चाहिए कि
जो है वो फ्लक्चुएशन का सा स्टाइल हो सकता है आगे जाके, ये स्पाइक जो है वो बिल्कुल किसी नए इक्विलिब्रियम को जन्म दे सकती है, कोई ट्रेंड ही नहीं आ जाए मैथमेटिक्स में जो है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो जब एकदम से आप स्पाइक पे चले जाते हैं ना, एक पीक पे आप चढ़ गए, एक पहाड़ है उसकी चोटी पे चढ़ गए, अब उस चोटी पे चढ़ने के बाद क्या होगा? बस चोटी के चढ़ने के बाद तो ये कि चोटी पे बैठे रहें या ये कि नीचे गिर जाएं, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, ये चोटी से ऊपर फिर आगे। तो जो है ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं ये ऑलरेडी ये स्पाइक पे पहुंच गए हैं अपने पहले 18। अब स्पाइक पे पहुंचने के बाद जो है वो या तो प्लेटो पे रहें, यानी उधर ही चोटी पे बैठे रहें, या ड्रॉप होंगे सारे। तो उन्होंने हिला दिया पूरी दुनिया को। अब कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी चीज़ नहीं है, उनका टैरिफ्स लगा दिए जाएं कनाडा पे, वो 51वीं स्टेट जो है वो बना दिया जाए उसको, और ये कर दिया गवर्नर, और ये और मैक्सिको को ये कर देंगे। उसके बाद वो दोनों से एक एक महीना डिले हो गया सारा कुछ। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी फेस सेविंग, वो देखें जी कनाडा अपने फौजी भेज रहा है और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मैक्सिको भी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, चलें जी ठीक है। तो देखना यह है कि अब उसके नतीजे में ये जो ऐलान तो उन्होंने कर दिया गज़ा वाला, लेकिन अब आफ्टर थॉट्स आई उनको कि उन्होंने पहले तो कहा कि ये जो है ये बड़ा खूबसूरत सा बनेगा सारा सिलसिला, और उसके बाद जो है ये जो है ये अमेरिका का होगा, यानी अमेरिका का होगा, इसराइल का भी नहीं होगा। तो अब इसराइल में एक बात ये सोची जा रही है कि भाई ये ग्रेटर इसराइल किधर गया? अगर ये तो अमेरिका, यहाँ पे तो अमेरिका बैठेगा, तो फिर ग्रेटर इसराइल किधर गया? अगर यानी जो ये जो खाली करवाने वाला काम है, अच्छा वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स भी नहीं आएंगे, तो खाली कौन करवाएगा? इसराइल खाली करवाएगा। इसराइल दाखिल होगा गज़ा के अंदर और वहाँ पर अमेरिकन वेपन्स के साथ मारेगा, शहीद करेगा मज़ीद फ़लस्तीनियों को। अमेरिका ने तो कह दिया हम ट्रूप्स नहीं भेज रहे, तो भाई गज़ा को खाली फिर कौन करवाएगा? अरब ममालिक जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई दुनिया का कोई मुल्क वहाँ जाएगा? कोई मुल्क, यूरोप, अफ्रीका, मुसलमान, गैर मुसलमान, कोई जाके वहाँ पे कत्लेआम करेगा? नहीं। अमेरिका भी नहीं जाएगा, फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा जनाब? इसराइल। अच्छा, और वो गज़ा में जाएगा और गज़ा को खाली करवाएगा। तो अब ये वहाँ पर इसराइल में ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है कि ये किस पे सर पे टोपी आई है? ये टोपी जो है ये फ़लस्तीनियों को पहनाने की कोशिश की है कि हमें तो नहीं पहनाती, मतलब हम तो कुट खा रहे हैं और हम तो बिल्कुल एक जगह जाके खड़े हो गए हैं दुनिया में। तो ये जो बात हुई है कि भाई ये जो है ये तो अमेरिका की ट्रूप्स भी नहीं होंगी और ये इसराइल अमेरिका को दे देगा। अच्छा, इसराइल कैसे देगा अमेरिका को? पहले वहाँ पे 18 लाख फ़लस्तीनी शहीद वहाँ पे करेगा, फिर उसके बाद उनको दे देगा। अच्छा, तो ये अब एक मामला हो गया गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, उनके अपने भी इश्यूज हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। इश्यूज ये हैं कि उनका जो नारा है ना वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, MAGA। ग्रेट अगेन का मतलब यह है कि वो ग्रेट नहीं है अमेरिका। अमेरिका इसका मतलब है ग्रेट नहीं है, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका अमेरिका कहीं ड्रॉप हुआ है और उसको दोबारा अजीम बनाना है। ठीक है ना, हम कहते हैं ना दोबारा अरूज हासिल करेंगे, इसका मतलब जवाल में पड़े हैं तो तभी अरूज की तरफ जाएंगे। अच्छा भाई, आप पीक के बाद जो है वो मतलब या तो प्लेटो पे रहना है आपको, ठीक है ना, या आप डिप जो मैंने पहले बात की, और आम सी बात है मार्केट्स में भी ऐसे होता है, मार्केट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, तो फिर क्रैश होने के चांसेस होते हैं, और ये हर जगह ऐसे होता है। अच्छा, तो अब बात यह है कि वो ये सारा उन्होंने कर दिया, तो अच्छा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इसका मतलब है कहीं उनके जहन में ये है कि दोबारा उसको अजीम बनाना है। अच्छा, अजीम देखें, हुआ ये है ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आप देखें, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और उनको समझना और ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो कैसे, मैं अपनी इस पर राय दे सकता हूँ, ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी राय है। पहली बात तो ये है कि वो एक ये जो बाकी सारे लोग हैं ना आसपास, मतलब इलॉन मस्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज का पैसा डूब गया,
क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पे खुश हैं या इस पे वो परेशान हुए होंगे? शायद परेशान हुए होंगे, हो सकता है खुश भी हुए हों, क्योंकि वो उनकी अपनी भी तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है ना मार्केट में। तो बिटकॉइन अगर नीचे जा रहा है और बाकी कंपनीज क्रैश हो रही हैं, तो हो सकता है वो किसी को कहें, ओ माय फ्रेंड इलॉन, ये व्हाई डोंट यू गिव मी एक्स, ये देखो अभी पब्लिक के सामने वो कहेंगे एक्स मुझे दो, तो दे रहे हो मुझे एक्स दे रहे हो, मुझे तुम टेस्ला दे रहे हो, तो इलॉन मस्क क्या करेंगे? तो बात ये सारी, ये देखें अभी जो विवेक रामास्वामी के साथ हुआ है या बाकी लोगों के साथ हो रहा है, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो उनको जरूरत नहीं है बहुत से लोगों की, वो डिपेंडेंट भी नहीं है, बल्कि वो खुद मरकज रहना चाहते हैं। यानी अब उनके वाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही हैं, तो फलां क्या कह रहा है, उनके कौन सा सेक्रेटरी क्या बात कर रहा है, वो खुद जो है उनकी पर्सनैलिटी, चूंकि वो मरकज़ होता है ना, मतलब हमेशा से आप देख लें उनका, अगर आप कैरियर देखें तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि बहुत सारा कोई उनको तर्जुमान चाहिए, उनको मीडिया के सामने भी खुद उन्होंने आना है, उन्होंने तकरीर भी खुद करनी है, उन्होंने प्रेस के साथ भी खुद इंटरेक्ट करना, अच्छा बुरा जैसे भी हो, उन्होंने खुद बात करनी है। गज़ा की पॉलिसी उनको स्टेट डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद अनाउंस करना है कि आसपास कौन से लोग करें क्या करें, वो खुद चाहते हैं कि सेंटर रहें और आसपास के लोगों को वो एक ख़ास लेवल पे रखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई सेक्रेटरी, यानी उनका जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, जो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, अच्छा उनकी तो स्पेशलिटी जो है या उनका जो जहन है वो तो लैटिन अमेरिका की तरफ है, तो वो तो लैटिन अमेरिका, पनामा और ये ग्वाटेमाला और इधर उधर दौरा करने निकले हुए थे। ये पीछे गज़ा पॉलिसी अनाउंस हो गई और पीछे ये यूएस एड बंद हो गई, दो बराह रास्त ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक खारजा पॉलिसी से। अब वो वहाँ से बैठ के वो कह रहे हैं जी पनामा में बैठे हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गज़ा के ऊपर बयान दे दिया उन्होंने, उधर से बयान दे दिया, उधर से यूएस एड कर दी, अब वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जाएंगे सेक्रेटरी स्टेट, और उसके बाद वो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, तो इस पूरे प्रोसेस में वो दौरा कर रहे थे वहाँ का, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पॉलिसी अनाउंस कर दी। अब वो उसको समेटेंगे कि कैसे, तो वो जाएंगे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के वो बाद मशरिक़ वस्ता आएंगे, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इसराइल, लेबनान, शायद इजिप्ट, जो भी मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क उनका दौरा करने आ रहे हैं वो अगले हफ्ते। अच्छा, तो मार्को रूबियो जो है, अच्छा पनामा के अंदर अजीब एक मामला हुआ, पनामा शायद बेल्ट एंड रोड से अलग हो रहा है, शायद नहीं हो रहा, अभी कन्फ्यूजन है, चाइना ने कहा है कि रिकन्सिडर करें उनको, वहाँ से एक तरदीद हो गई है कि जी वो बड़ी अजीब सी बात हुई है। इन्होंने कहा कि जी फ्री वहाँ से जहाज़ गुजरेंगे पनामा कैनाल से, वो जैसे ही वहाँ से बयान दिया उन्होंने, साथ ही वो दूसरे मुल्क पे गए तो प्रेसिडेंट ने वहाँ का ऐलान कर दिया कि जी पनामा कैनाल से, जो बिल्कुल गलत बात है, और यहाँ से तो जहाज़ जो हैं ये 34th पनामा रिजेक्ट यूएस क्लेम दैट इट ड्रॉप्स कैनाल फीस आफ्टर रूबियो विजिट। वो जैसे विजिट खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि पनामा मान गया कि यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे बगैर फीस के, उन्होंने कहा हमने तो नहीं माना, तो ये एक अजीब सा वहाँ पे मामला हो गया, और स्टेट डिपार्टमेंट डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल ही फॉल्सूट पे। अब ये वहाँ से स्टेटमेंट आ गई, और बल्कि गार्डियन में कोट करूँ तो पनामा एक्यूज यूएस ऑफ पेडलिंग इनटॉलरेबल फॉल्सूट अबाउट कैनाल, इनटॉलरेबल फॉल्सूट अबाउट कैनाल, कैनाल के बारे में तो हमने फैसला ही नहीं किया, ठीक है, कि यहाँ से जहाज़ गुजरे। अच्छा, अब ये एक मैंने आपसे कहा ना, एक स्यापा सा है, एक अजीब सा सिनेरियो है। अच्छा, अब गज़ा पे आने से पहले मैं उस बात को बताऊं कि एकदम से उन्होंने जो फैसले किए हैं ना, उसके पीछे देखें कौन सा ग्रुप है। पहली बात तो ये कि मरकज़ है, वो मरकज़ हैं, और वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि वो, कोई उनको किंग साइरस कह देता है, कोई उनको कोई नाम दे देता है, कोई कहा उनको पीस बिल्डिंग आप करेंगे, कोई ये करता है, कोई कहता है आप बहुत अच्छे हैं, कोई ज़बरदस्त हैं, आप डीप स्टेट को तबाह कर देंगे, अब दुनिया को बदल देंगे, ये सारा। तो एकदम से उन्होंने बहुत सारे, फिर उन्होंने वो लोग फड़का दिए बहुत सारे, वो यूएस एड के और ये वो सारा, तो वो जो है वो उन्होंने जो ये जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसके ऊपर भी इन्होंने कहा है कि मैं पाबंदी लगा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है अब ये ज़हन में रखिएगा कि जो दो अदालतें हैं हेग में, एक तो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। आईसीजे जो है ये है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा, ये जो
यानी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, आलमी अदालत इंसाफ, ठीक है। एक है ICJ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो है वो अगर हम 4th स्लाइड दिखाएं तो ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है, लेकिन ये कोई फैसला करता है, जितने मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में वो इसके रुकन है, लेकिन इसके पास कोई पुलिस नहीं है कि ये पुलिस को बुला के कहेंगी अदालत के ये हमने फैसला सुना दिया है तो जी ये हमारी पुलिस आ जाए और इस पर अमल दरामद करे। इनका जो फैसला है वो जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पर अगर कोई मुल्क उसको वीटो कर दे, ये जो फातहीन थे दूसरी जंगे अजीम के, वो जो कि 5 उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान हैं, जिन जो कि फातहीन थे, उन्होंने उस वक्त बना लिया, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन गए। उनमें से कोई एक भी वीटो कर दे तो वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है वो साइड पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने वो फेलियर हुआ, यानी पिछले 1 साल के दौरान वो बार बार वो एडवाइस करते रहे, लेकिन ये कि वो इसराइल के अंदर वो जंगबंदी नहीं करवा सके, जाहिरियत को नहीं रोक सके। तो ये अदारा, ये मैंने कहा ना, पूरा सिस्टम ही एक कोलैप्स, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। अच्छा, एक दूसरी अदालत है, वो दूसरी जो अदालत है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की, अमेरिका उसका हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये 1945 में नहीं बनी थी, वो तो 1945-46 में बन गई थी ना, अक़वाम मुत्तहिदा का। ये वाला कोर्ट है, ये 2002 में बनी है, ये भी हेग में है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके 125 अरकान है, और 125 अरकान हैं, सारे नहीं अक़वाम मुत्तहिदा, कई मुल्क इसको नहीं मानते, और जो मुल्क नहीं मानते उसमें तो अमेरिका नहीं मानता, रूस भी नहीं मानता, और चीन भी नहीं मानता, इसराइल भी नहीं मानता, और इंडिया भी नहीं मानता। बहुत सारे मुल्क नहीं मानते इसको, इस अदालत को मानते ही नहीं है। और ख़ास तौर पे, और जिन मुल्कों के साथ जो मुल्क इसको मानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे, दो फ़र्क है दोनों में। दोनों में फ़र्क ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो अक़वाम मुत्तहिदा में रियासतों के दरमियान कोई मसाइल हों, कोई मामलात ऐसे हों कि जो जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा उनसे रजू करे कि जी ये ट्रीटी हुआ था, आप ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कैसे है क्या है, तो वो एक फ़ैसला देते हैं, लेकिन वो फैसला अल्टीमेटली अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है। ये जो अदालत है, ये अदालत ऐसी है जो कि जिसने भी वारंट जारी किए थे, यानी नेतन्याहू के वारंट जारी कर दिए, लेकिन इसराइल तो उसको मानता ही नहीं था, तो उन मुल्कों में जाने से नेतन्याहू डर रहा था। अच्छा, अमेरिका भी नहीं मानता, तो अमेरिका पहुंच गए वो, यानी वो उनको अमेरिका गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि अमेरिका उसका मेंबर ही नहीं है। अच्छा, जो दूसरी अदालत है वो वारंट जारी नहीं कर सकती। ये जो अदालत है ये मुख्तलिफ अफराद पर जंगी जराइम के मुकदमा चला सकती है और उनके वारंट इशू कर सकती है। वो इसने कर दिए थे, तो वो इसीलिए, अच्छा, पुतिन के ऊपर भी इन्होंने वारंट इशू किए थे रशियन, तो इसीलिए पुतिन ने ट्रैवल नहीं किया G20 समिट्स में कई मुल्कों में कि भाई ये वारंट्स निकले हुए हैं, लेकिन वो खुद नहीं मान रहे, यानी रशिया उस पर साइन नहीं रशिया ने किया, लेकिन उन मुल्कों ने जिन्होंने साइन किया हुआ है, तो दरमियान में आप जा रहे हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेहतर है कि जनाब वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आप उसमें ना ट्रैवल करें। अब जनाब इन्होंने सैंक्शन लगाए और ये कहा है कि जी जो ICC में एक तो सैंक्शंस, दूसरा ये कि जितना स्टाफ है वहाँ पे काम करने वाला, जितने उनके जज साहिबान या बाकी सारे, उन सब पे सफरी पाबंदियाँ, जिस किसी ने उनकी तहकीकात से ताउन किए उन पे भी पाबंदियाँ, और जो मुल्क जो हैं वो उनके मेरे ख्याल से जजों पे भी सफरी पाबंदियाँ, उनके एसेट्स पे पता नहीं क्या कुछ लगा देते। अब ये यूरोप में बैठे हैं, और यूरोप जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है, वो यूरोप के मुल्क सारे उसमें शामिल हैं, तो इसका क्या बनेगा, ये भी हवा में कहीं तहलील हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो यूरोप में हेग में बैठे हुए हैं, और वो सारे उसमें 15 जजेस हैं, और वो 15 जजेस जो हैं वो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोनों फेल हो चुके हैं, दुनिया को ठीक करने में दोनों नाकाम हो चुके हैं, ठीक है, और ना वो अमन ला सके। इन्होंने भी, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी जो ज़्यादातर लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए, तो अफ्रीकन नेशंस थे मेजॉरिटी, जो बाकी किसी के ऊपर, और प्रेसिडेंट बुश ने तो बहुत सख्त, जब ये शुरू हुई ना 9/11 के बाद, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये बात कर दी थी कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कोई मुल्क, क्योंकि ज़ाहिर है कि जंगें हो रही हैं, तो पता चला कि बाद में
उनके नतीजे में फ़ौजियों के ऊपर मुकदमे चलने शुरू हो गए, जो एक्सेसेस हैं अफ़गानिस्तान में या इराक़ में किसी भी साइड से, तो वो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो बस एक अपनी जगह अदालतें पड़ी हुई हैं और कत्लेआम दुनिया में हो रहा है। तो ये अदारे अब बेकार हो चुके हैं। अच्छा, अब इसमें उसमें पाबंदियाँ लगा दी, भी सारा हो गया। तो अब मसला ये है कि अब आ जाएं आप वापस इस पे के गज़ा के हवाले से देखें। अब एक तो ये है कि वो क्या नेतन्याहू और इसराइल की फ़ौज ये काम करेगी, पहला सवाल। क्या उसका ग्रेटर इसराइल का क्या बना? अगर ये अमेरिका ने लेना है तो ग्रेटर इसराइल की तरफ गया, यहाँ तो अमेरिका आ जाएगा अगर ऐसा होता है। अगर नंबर 3, इजिप्ट और जॉर्डन और बाकी जो अरब ममालिक हैं, मार्च 2023 में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट हो गया था कि, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो ज़ाती अनाओं से हट के कई दफ़ा शदीद है ना कि पुरानी उसको भूल के मुल्क आपस में एक जगह पे खड़े हैं। तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, सारे मुल्क जो हैं ये आपस में इनके, और पूरी कोशिश हुई कि सेक्टेरियन वायलेंस हो जाए, ये हो जाए, पूरी कोशिश की गई करवाने की, ठीक है ना। जैसे यूक्रेन जंग के शुरू में था कि रशिया और चाइना की लड़ाई हो जाएगी आपस में, नहीं हुआ और करीब आ गए। अब इशू ये है कि जो आसपास लोग हैं सारे, वो कौन से लोग हैं, किन से मुतासर होते हैं? एक तो ये है कि उनको दरमियान में रह के टीवी पे वो जिस तरह के शोज़ होते थे और सारा, और ये और वो WWF में गिर रहे हैं जनाब, गिरा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं सारे, तो वो मरकज़ निगाह। दूसरा ये कि फिर उनके आसपास जो है वो रियल इस्टेट, जो उनका बिजनेस भी है, ठीक है ना, और मतलब है कि बिलियंस और ट्रिलियंस और ये और वो सारा करते हैं, और वो जो है वो उनका अपनी है, अपना, मतलब ये नहीं कि दूसरा ट्रिलियन डॉलर्स लेके साथ बैठा हो। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आएगा कि उनके आसपास जो है ना बहुत सारे, वो आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब ये सारे जो है ना ये मेरा ख्याल है कि टेक जाइंट जो है अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही चाहेंगे कि मैं भी मैं खुद टेक जाइंट क्यों नहीं बनता, ये मेरे मातहत हैं तो मैं खुद क्यों नहीं बनता, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने, मैंने कहा ना, वो जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की वो क्यों की, वो किसी और को कह सकते थे, एलॉन मस्क की है भाई, ये बिटकॉइन है, ये सारे हमारे ही तो हैं, इथेरियम वेथेरियम सारे हमारे, नहीं, उन्होंने अपने नाम से लॉन्च कर दिया। अच्छा, एनीवे, दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें जो एक माहौल है ना वहाँ पे अमेरिका में इस वक्त, जो नई जनरेशन है या जो नई जो टेक की दुनिया है, वो टेक की दुनिया जो है उसमें ये रिमोट जॉब्स, और आप जो हैं वो एक जजीरे पे बैठे हैं और ये कहानी, अच्छा जी मैं इस शहर से उस शहर गया, उस शहर से उधर गया, उधर से उधर चला गया, उधर से जनाब इलॉन मस्क वहाँ से 31 साल की उम्र में अमेरिका में आए, फिर ऐसे हुआ, फिर वो ये बन गया, ऐसे बन गया। ये जो नई दुनिया है, ये जो एक दुनिया का ख़ास एक बहुत बड़ी तादाद में, और बड़ा इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसके साथ ही एक मुतबादिल दुनिया भी है, वो दुनिया है जिनके जो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि इधर से उधर वो अपनी जगह और अपनी ज़मीन पे रहना चाहते हैं। मेरा गांव, मेरा खेत, मेरा शहर, मेरा मोहल्ला, मेरी गलियां, वो देखो मेरी यहाँ पे दादा, मेरे परदादा, मतलब ये मेरी रूट्स हैं, ये मेरा घर है। और ये यहाँ पर जो है ना, वो शायद उस एक ग्रुप वो भी है जो समझता है कि भाई ये तो देखो ना, इधर से ये आया था, इधर से ये आया था, ये टेक जायंट बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ट्रिलियनर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। वो शायद उस दुनिया को नहीं समझ रहे जो दुनिया गज़ा में है, या जो दुनिया जहाँ पर ये, या जो मगरबी किनारे पे, या जो दुनिया के बेशुमार मुल्कों और रियासतों में और शहरों में और गाँव में है, जहाँ पर लोगों की पहचान ये होती है कि नहीं यार मैंने जो है ना, लोग कहते हैं नहीं यार मैंने वहाँ नहीं जाना, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, मैं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में ही ठीक हूँ, ये मेरी रूट्स हैं। और वो ये नहीं कि वो कोई जाहिल हैं, वो गंवार हैं, वो भी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये जो एक बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि मशीन लर्निंग, और सुबह से लेके शाम तक, और बर्न आउट ना हो जाएं, और लैपटॉप बैठे रेड लाइट, और उसके बाद ये जाना है और ये करना है और वो सा, तो उसमें करते करते वो ख़ुद भी कहीं जो है ना
ये देखो मशीन्स के साथ देखो कैसे जनरेशन हो रही है, पिक्चर्स कैसे, आर्टिस्ट छोड़ दो, आगे पीछे दाएं बाएं लॉगरिथम चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, आगे AGI की तरफ जाना है, टेक की तरफ जाना है, कैसे जाना है कैसे। तो वो उसमें उनका ख्याल ये है कि शायद जो गज़ा में या मगरबी किनारे पे, तो वहाँ एक एक गली, एक एक मोहल्ला, और ये मैं उनको से ऐसा पाकिस्तान में भी है, ऐसा इंडिया में भी है, ऐसा बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में, यूरोप में, पूरी अफ्रीका में, हर जगह ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़मीन के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक है, वो अपनी रूट्स को याद करते रहते हैं, या कोई उनके बच्चा फैमिली बाहर भी होती है तो वो अपने पीछे जो है वो उनको याद करते रहते हैं। वो ये नहीं है कि भाई हम गए और वो गज़ा से निकाल देंगे 20 लाख लोग और वहाँ एक बना देंगे कॉलोनी और दुनिया से लोग आ जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जनाब वो बड़े बड़े कोई गोल्फ कोर्स होंगे साहिल पे, और वहाँ पे वो वेटर सर्व कर रहे होंगे कि जैसे बताइए आप ये पिना कोलाडा पीजिए और ये पीजिए। तो ये एक ख्याली सा पुलाव कहीं पका है, और उसका जो सबसे भरपूर, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, अब वो दम तोड़ रही है चीज़। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पहले तो फ़लस्तीनियों ने जो अदा किया सो किया, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स आया वो सऊदी अरब की तरफ से आया। सबसे पहले नेतन्याहू ने आज सऊदी अरेबिया के बारे में एक बात की है। नेतन्याहू अब वो अजीब सा हो गया है कि, और इवन देखिए ट्रंप के लिए आगे पीछे होना कोई इशू नहीं है कि मैंने तो ये नहीं कहा था, फिर मैं गया था, फिर मैंने सोचा था, लोग उसके, लेकिन नेतन्याहू अब दरमियान में फंस गया है कि क्या ये काम मैंने करना है। इजिप्ट ने खामोश लॉबिंग स्टार्ट की है और बड़ी तेज लॉबिंग है, और इतलात ही आ रही हैं कि इजिप्ट ने, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, वाइट हाउस, इजिप्ट ने, प्रेसिडेंट सीसी ने एक क्वाइट मैसेज भेज दिया है कि जो पीस एग्रीमेंट था वो कहीं हवा में तहलील हो जाएगा अगर आपने ये गज़ा के मामले के ऊपर ये इस बात को आगे बढ़ाया। 2-3 ममालिक के, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया मुमकिन है, और इजिप्ट, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं वो किसी भी वक्त 1-2 दिन में शायद वाशिंगटन पहुंच जाएं। तेज़ इवेंट्स हो रहे हैं, और इस दौरान जो है वो अब ये सेकंड, और वहाँ से मैंने कहा ना मार्को रूबियो आ रहे हैं मिडल ईस्ट। अच्छा, लेबनान में आज उनकी जो नायब हैं स्टीव विटकॉफ की, वो आज लेबनान पहुंची हैं। उन्होंने जो जोसेफ ऑन से मुलाकात की है, ये सारा किया है उन्होंने सिलसिला। लेकिन अब बात यह है कि, और यूक्रेन का मामला, अब ज़रा वक्फा लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये अपना तज़किरा पेश करता हूँ कि ये मामला आगे इस हफ्ते में कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते। मतलब वॉर गेमिंग, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में लोग सोच रहे हैं बैठ के, हम जो सोच रहे हैं बैठ के, हम भी अपना उसमें इनपुट डाल देते हैं कि क्या ये मुमकिन है सारा जो भी बात उन्होंने की। और अगर ये ना हुआ, अगर हो गया तो कैसे होगा, और अगर ना हुआ तो फिर उसके नतीजे क्या होंगे ना होने के। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है इस अरेंजमेंट की जानिब से। ये जो अरेंजमेंट है जो कि कहीं फंस गया है, दरमियान में चल नहीं पा रहा, इसमें भी लगता है कि बहुत जल्दी स्पाइक अचीव कर ली थी और उसके बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस अरेंजमेंट को कि अब क्या करना है। तो सारी फतूहात तो हासिल कर चुके हैं, तो अब क्या करना है। बहरहाल मुल्क जो है वो किसी और तरफ है, ये किसी और तरफ है, तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब ये 7 दिन, अच्छा इन 7 दिनों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहुंचना है और ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। एक बात और ध्यान में जो मैं रखे ना, वो ये कि ये सारी जो जनरेशन आप देख रहे हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास, ज़्यादातर अक्सरियत, इनको वियतनाम नहीं याद, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वियतनाम में, इनको पता भी नहीं होगा वियतनाम, इनको नहीं पता होगा कि कोल्ड वॉर में ज़्यादा क्या था, ठीक है ना। ये वो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिन्होंने 9/11 ज़रूर देखा हुआ और उससे पहले के दिन ज़रूर देखें और उसके बाद के। तो अब आप शुरू करें अगर इनका जहन, तो इनके सामने जो है वो अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, अरब स्प्रिंग है, ये सारे हैं। लेकिन पुराने कोल्ड वॉर में क्या होता था सोवियत यूनियन के साथ, उसमें क्या होता था, वो ये इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो एक तो ये बात भी समझ में रखना ज़रूरी है कि पुराने जो डीप स्टेट में बाबे पुराने बैठ के वो करते थे, तो उनको हटाने की ये वजह भी है कि ये एक नई सोच है, डिफरेंट सोच है। मगर वो क्या सोच है उसको आप स्टार्ट करें कि इन्होंने एक बहुत अच्छा
कि 90 की दिहाई देखी, 80 की दिहाई देखी या 70 की दिहाई देखी, बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है सारा, और उसके बाद उन्होंने, या जब भी, लेकिन 9/11 सबने देखा, उसके बाद क्या हालात देखे, तो ज़ाहिर इराक अफगानिस्तान पास बहुत बुरा फेलियर जो है वो हुआ है 4-5 जगहों पे। एक तो यूएसएड में हुआ है, घपले भी हुए हैं, करप्शन भी हुई है। उसको बंद करने के बाद जो सामने स्कैंडल्स आएंगे वो देखना है कि किस मुल्क ने कितना पैसा कहां पे खाया, और हम भी मुंतज़िर हैं कि भाई किधर गया यूएसएड का पैसा। बाकी मुल्क भी मुंतज़िर हैं यूएसएड का पैसा किधर गया, ठीक है ना। कहीं पे वो म्यूज़िकल फंक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे लिटरेरी फोरम्स हो रहे हैं, कहीं पे फ़लाँ हो रहा है, कहीं पे ढिमाकना हो रहा है। वो तो है ना, नेशन बिल्ड करेंगे, जमहूरियतें लाएंगे, फ़लाँ करेंगे, ये उसी बहाने जो है वो और बहुत सारे काम होते रहे, और करप्शन मैसिव हुई। अच्छा, तो वो सारे वो ख़त्म कर रहे हैं। उस पर चाइना भी खुश है और उस पर रशिया भी खुश है, क्योंकि उनको पता है यूएसएड हमारे खिलाफ एज ए वेपन इस्तेमाल होती रही है, मुल्कों को ब्राइब किया जाता रहा है, और उसके नतीजे में मफादात के नहीं जी, देखें ना, ये तो उनका प्रोजेक्ट है ना, तो उसके दरमियान में और भी बहुत कुछ होता रहा है। तो उस पर ये दोनों मुल्क खुश हैं, चाइना भी खुश है, रशिया भी खुश है, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अब तो यूएसएड, लेकिन एक स्यापा तो पड़ा हुआ है ना, क्योंकि डिप्लोमेसी का एक तरीका, जो सॉफ्ट जो भी तरीका था, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लेकिन वो भी वही था ना, खास मखसूस करप्शन, मैसिव करप्शन। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कभी किसी यहाँ पे किसी गरीब के बच्चे को मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप को एक आध शायद दे देते हैं, बाकी तो इश्तिहार छपा और वो पता नहीं कौन से स्कॉलर्स बन के वो आ गए और वो ऊपर ही ऊपर कहीं लैंड हो गए, और फिर उनकी होते होंगे, हो सकता है 2-4 कोई ऐसे भी गए हो जो बिल्कुल ही गांव देहातों से गए हो, तो ताकि उनको सिंबल बना के भेजे। मैसिव करप्शन, ये जो है ना एलीट क्लब, ठीक है ना, उधर से चीज़ें आई, उधर से उधर ही निकल गई, और ये तो ये पूरी दुनिया में होता रहा है। यूएसएड, पोलियो वैक्सीन्स, मैसिव करप्शन। अच्छा, ये जितने बाबूज पूरी दुनिया के एलीट जब जाती थी ना यूएसएड पे, तो ये पैसे रुपयों में नहीं लेते, डॉलरों में लेते थे। हमें वहाँ पर जाना है तो डॉलर्स में टिकट, हमारा स्टे, ये वो फलाना, आगे पीछे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके मॉनिटरिंग के पैसे, उनके ये पैसे, वो पैसे, फलाना, वो सारे यूएसएड से, यूएसए खाते में, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, मुख्तलिफ फलाना, कोई ये कोई वो, मतलब वो सारा का सारा जो है ना स्यापा, वो सब खत्म होने जा रहा है। तो उसके नतीजे में इतने इकट्ठे खुलेंगे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरी दुनिया में, कि लोगों को पता लगा है ये क्या, ये कौन सा पैसा था जो खाया गया, इतना पैसा खाया गया यूएसएड के नाम पे। और हमें भी कुछ समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, हमारी एलीट ये करती रही, ये करती रही, ये करती रही, तो ये ठीक है, इट्स ओके। वो क्या करते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यूएसएड के वो जो नाम आहिस्ता आहिस्ता वो डाल रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा है कि डाल रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो मैंने आपसे बात की ना, कि ये प्लान अब इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि कह तो दिया है, मगर ये क्या ये मुमकिन है क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ये आगे जाके इसके या तो इसके नतीजे में मज़ीद जंगें छिड़ेंगी। आज नेतन्याहू ने एक बहुत अजब, वो प्रोवोक कर रहा है, वो एक होता है ना कि एक आदमी बिल्कुल पागल सा हो जाए, दिमाग ख़राब हो जाए, तो वो फिर उसके बाद फिर इधर उधर टकरे मारना शुरू करता है। तो आज नेतन्याहू ने सऊदी अरेबिया के बारे में कहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो ये गजा के लोगों को अपने यहाँ क्यों नहीं बचा लेता। उसको पता है कि सऊदी अरेबिया ने सबसे स्ट्रेट रिस्पॉन्स सऊदी अरेबिया का है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, दैट्स इट, और कोई यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। और साथ ही सऊदी, ये जो अरब कंट्रीज 5, उन्होंने खत लिख दिया मार्को रूबियो को, मार्को रूबियो दौड़े आ रहे हैं इधर मिडिल ईस्ट के, भाई हटो बचो, हटो बचो। अच्छा, अब ये है कि इसमें ये बात आप जहन में रखें कि ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है नेतन्याहू ने, ये इस स्टेटमेंट का सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, कहीं तो खामोशी जो है ना, इसको छोड़ो। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया आगे से नेतन्याहू का जवाब देगा? इसको बोलने दो। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो जाहिर है कि उसके पास एक तो ये कि उसके और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, जिसके नतीजे में पूरी कोशिश हुई कि सेक्टेरियन वायलेंस हो, सीरिया में हो जाए, लेबनान में हो, ये नहीं हुआ। और किसी जगह पे सऊदी अरेबिया थोड़ा सा, सऊदी अरेबिया ने देखा कि ये मामला इस तरफ जा रहे हैं वो, लेकिन वो थ्रू आउट इसमें एक पेज पे रहे सारे मुल्क। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये सारे मुल्क एक पेज पे रहे। इवन सीरिया में बहुत तब्दीली आ गई। तो सीरिया में जो तब्दीली आई है, तो मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ कि वो अहमद शरा आ गए असद की जगह। तो अब अहमद शरा जो हैं वो उनको तुर्की और कतर और सऊदी अरेबिया और उसके साथ ही यूएई और सारे मुल्कों ने उनको एक्सेप्ट किया।
तो वो जो था कि जी उसके नतीजे में अच्छा कुर्द, अब मेरा ख्याल है कि SDF जो है वो इंतज़ार कर रही है फाइनल, यानी वो SDF जो डिपेंड करती है अमेरिका पे, वो उसको पुल आउट कर लेंगे, वरना वो जो कुर्द हैं, और उनको यकीनन बात करनी पड़ेगी। कोई और रास्ता भी है, प्रेसिडेंट एर्दोगन ने उनको एक ऑलिव ब्रांच दी है PKK और बाकी लोगों के, आप तालिबानी सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखें ना, सारे मुल्क आ गए और वो खेल अब ख़त्म हो गया। और जो तुलसी गैबत है वो तो इसको खुद अमेरिकन प्रोजेक्ट कहती रही हैं, तो वो अब वो असद के साथ मिलती रही, असद कहीं गायब हो गया, तो ये वो अब एक अजीब सा सिनेरियो बन गया जो उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे, ठीक है, ये किस तरफ अहमद शाहरा जो है कि किधर जाएंगे, और अमेरिकन जो नई एडमिन है वो तो देख रही है कि भाई ये क्या हो गया अचानक। लेकिन ये कि आपको डील करना है अमेरिका को अहमद शाहरा के साथ, ठीक है, उसको इन्वाइट भी करेंगे। ये मेरी एक अजीब सूरत हाल है ना, मतलब है कि वो मैंने आपसे कहा ना कि वो ट्रंप एडमिन जो है ना, उसमें हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन है, लेकिन जो अंजुमन पे अंजुमन है ना असल, वो है ट्रंप। तो वो सारे जो है ना वो अब अपनी अपनी जगह, उनको नहीं समझ में आ रहा कि किस वक्त क्या सिचुएशन कहाँ पर पहुँचेगी। 12 अच्छा, अब इसमें जो इशू है, और दूसरा जो मैंने आपसे कहा ना 9/11 के बाद जो उसने एक तो ये देखा कि भाई ये इराक में और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, तो गुस्सा भी है, ये भी। दूसरा ये है कि लैंड पे कभी कोई फतह नहीं हासिल हुई, और अगर आपने एरियल बॉम्बिंग की है तो उसके नतीजे में भी फिर जब ग्राउंड पे उतरे तो कोई नहीं कहीं फतह हुई हासिल हुई, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और चाहे वो अब का गज़ा हो कि आपने 5-5 हज़ार पाउंड वजनी बम गिरा के वहाँ पे हज़ारों लोगों को या लाखों इंसानों को आपने शहीद कर दिया, बच्चों को, औरतों को, लेकिन फतह हासिल नहीं हो सकी। और उतरने की हिम्मत जैसे हुई तो वो पकड़े गए, और मतलब है कि उसमें भी गुरिल्ला वॉरफेयर में तो आप जितना ज़्यादा मलबा होगा इमारतों का, उतनी ही ज़्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर कामयाब होगी। तो वो भी नहीं हो सका। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ है ना, वो हॉलीवुड का हुआ है। हॉलीवुड भी तो उनका भी तो एक रोल है ना, प्रोपेगेंडा या ये सारा, वो फिल्म्स आप नोट करें कितनी कमाल की फिल्म्स हैं कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कामयाब फिल्म्स हैं, कितनी कामयाब फिल्म्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनी हुई हैं। या इवन ये है कि आप देखें तो हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं, वो बड़ी कामयाब फिल्म्स हैं। लेकिन कोई एक फिल्म है जो अफगानिस्तान या इराक के ऊपर बनी हो और लोगों ने कहा कि भाई ये टार्जन यहाँ पे लोगों को जंगें जीतते फिर रहे हैं, तो ये ग्राउंड पे तो कुछ और हो रहा है। तो वो सारी फिल्में पिटी हैं जो अफगानिस्तान पे बनी है या इराक पे बनी है, वो पिटी हैं फिल्में। मतलब कोई ऐसी वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो इसमें गुस्सा भी यही चीज़ है। फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी, देखिए ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, उनका ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक है बड़ा, उनकी एक रिपोर्ट आई कुछ अर्से पहले, अगर हम उसको दिखा सकें, वो ऑस्ट्रेलिया का जो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है शायद, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हाँ एनीवे वो मेरे ख्याल से ये जी, तो उसमें जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर है, ये है 5 सितंबर 2024। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा कि अगर इसकी रिपोर्ट का खुलासा अगर हम आगे मूव करें तो थोड़ा सा, तो इस रिपोर्ट का खुलासा आप ज़रा मुलाहिजा करें। इसका खुलासा जो है इस रिपोर्ट का, अगर ये स्लाइड हम थोड़ी सी आगे लेके जाएं इसमें, तो वो ये है कि दुनिया में 64 जो हैं वो जो उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्होंने फाइनलाइज की दुनिया में, और वो ये कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 7 ऐसी हैं जिसमें अमेरिका आ गया, बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, उनमें चाइना आ गया। ठीक है, और ये सिचुएशन जो है उन्होंने 2002 या 3 से स्टार्ट करके और फिर 2019 तक या 2023 तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि चाइना उसमें बहुत आगे निकल चुका है। सिर्फ 7 टेक्नोलॉजी रह गई जिसमें कहीं अमेरिका आ गई है, 64 में से सिर्फ 7 रह गई हैं। और उन्होंने ये बताया है कि 2001-2002 में क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। तो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत आगे चाइना निकल चुका। उसके बाद जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, और इस बात को
ना सिर्फ ये है कि वो तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि और उसमें वो ये बात कहते हैं कि जी लेटेस्ट ट्रैकर फाइंडिंग, ठीक है ना, जो कि नई रिपोर्ट में मिल रही है, इसको आप देखें अगर आप नीचे का इसमें आप पढ़ सकें तो इसके बाद जो है चाइना लेड इन जस्ट 3 of 64 टेक्नोलॉजीज, चाइना लेड इन जस्ट 3 of 64 टेक्नोलॉजीज फ्रॉम 2003 to 2007, ठीक है ना। और वो बताते हैं कि उस वक्त सिर्फ 3 में आगे था, अब जो है वो सब में आगे है 7 के अलावा, ठीक है। तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यूएस जो है वो 2003 से 7 तक 7 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आगे था, 64 में से 60 में आगे था, ठीक है, सिर्फ 4 में पीछे था। लेकिन उसके बाद चाइना जो है वो आप अगर देखें तो 2019 से 2023 के दौरान वो 57 टेक्नोलॉजीज में आगे आ चुका है। अच्छा, ये बात जो है सिर्फ ये इसको आप छोड़ भी दें तो आप ये इन्हीं दिनों का ये आप देखें द अटलांटिक 28, हाउ ट्रंप लॉस्ट हिज ट्रेड वॉर जो छिड़ी मैक्सिको और कनाडा के साथ, उसमें भी गड़बड़ हो गई, महंगाई और लोगों ने शॉपिंग रोक दी अमेरिका में, लोग मतलब एक क्राइसिस आ गया, उन्होंने कहा आपको पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर लोग इतना पेन हुआ, उन्होंने कहा रिच पीसफुल अच्छी ज़िंदगी, वो उल्टा बैकफायर हो गया। और उधर से जो है वो ये अटलांटिक 28 हाउ ट्रंप लॉस हिज ट्रेड वॉर, ठीक है, और ब्लूमबर्ग 29 ट्रंप लॉस द ट्रेड वॉर ही स्टार्टेड विद कनाडा। अब ये हुआ कि वो जो है रॉयटर्स बिटकॉइन ड्रॉप्स टू 3-week लो एज ट्रंप टैरिफ्स रेटल मार्केट्स, मतलब उल्टा जो है ना वो असर हुआ। द नेशन बड़ा वहाँ का मैगजीन है 31st, ट्रंप्स फोनी ट्रेड वॉर्स आर एविडेंस ऑफ अमेरिकन डिक्लाइन, इंपीरियल डिक्लाइन। वो ट्रेड वॉर बैकफायर हो गई। वो बैकफायर इसलिए हो गई कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इसको सुकून, अब ये क्या मतलब आप एलाइस को भी उधर भी आगे पीछे सबको हिला दिए, तो ये तो हमारे ऊपर आ गया, ये सारा मलबा तो हमारे ऊपर गिर गया सारा जी। और ये जो टेक्नोलॉजी का मसला है ना, ये आप ये देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट 21st स्लाइड हम देखें, लव इट और बैन इट, ये अब उसको पसंद करें या बैन कर दें मुल्क में, जो भी करें, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अमेरिका बेटर। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका बेहतर हुआ है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट अब बैन कर दें, डीप सीक को, सबको बैन कर दें, लेकिन अमेरिका उनकी वजह से बेहतर हुआ है, अमेरिकन अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अब वहाँ मुझे बताएं कि कहाँ पे खड़े हैं वो सारे जो टेक जाइंट्स थे। फिर उसके बाद जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स 22 AI चाइनीज AI कंपनी रेटल द टेक वर्ल्ड, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, चाइनाज हिडन टेक रेवोल्यूशन, और ये पूरा जो है ना, मैंने आपसे पूरा ये कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद यूक्रेन का मसला देखें, यूक्रेन का जो मसला है ना, अब पीस प्लान पेश करना है। ये जो भी पीस प्लान होगा ये हाथ में है किसके? प्यूटिन के। प्यूटिन एक्सेप्ट करें, वो कहते हैं कि अच्छा आप और असला भेज दो प्यूटिन में, यहाँ पे फौजी उतार दो, सीज फायर लाइन और जो भी मुतबादिल कल उसमें बात कर लेंगे कि सीज फायर, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये वो सारे प्यूटिन। तो फिर तो ये तो वो बात हो गई कि जंगें और बढ़ गई। प्रेसिडेंट प्यूटिन ने तो कहा था 24 घंटे में जंग खत्म करवाऊंगा, अब तो 24 घंटे बहुत दिन गुजर गए। तो यूरोप की नज़रें तो हैं इस वक्त गजा पे तो हैं ही, लेकिन मार्केट्स पे हैं। फिर ये जो बुलिंग हुई है शुरू में, फिर ये कि पीस प्लान इसी हफ्ते पेश होना है, उसमें क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं कि हम तो बड़े लेवल पे बात करेंगे ना, ये भी बात कर ली। ये तो छोटा सा मामला है यूक्रेन, हम तो हाई लेवल पे हमारी जब आपसे बात होगी प्यूटिन से तो किसी और लेवल पे, वो किस लेवल पे भाई, वो इतना बड़ा यूरोप, इतना बड़ा यूक्रेन और अमेरिका, अगर ये इसमें फतह ना हुई ना अमेरिका को, अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिफीट इसलिए होगी कि यूक्रेन ओवरसाइट की 25th, इसकी $186 बिलियन खर्च हुए हैं यूक्रेन की जंग। 183 बिलियन अमेरिका के खर्च हुए हैं। 183 बिलियन में यूएस एड पता नहीं किधर गई है, 39 बिलियन। ओह ठीक है, ये यूक्रेन एड खा गया 39 बिलियन और 183 टोटल है, और उसमें डिफेंस इतनी है, स्टेट डिपार्टमेंट, ये सबका ऑडिट तो होना है। मगर सवाल ये कि पैसा तो चला गया ना, अब ये पैसा वापस होगा। इशू ये है कि 183 बिलियन, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि अच्छा जी ये जो इलाके हैं
साउथ ईस्ट यूक्रेन के ये 20% इलाके तो तकरीबन इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक निकल गए हैं, उधर से पुतिन रुक नहीं रहे, और परमानेंटली आपने डीमिलिटराइज करना है, कमिटमेंट लेनी है कि जी नेटो में कभी सोचेंगे भी नहीं दोबारा जाने का, और या फिर ये है कि वो नहीं मानेंगे तो मज़ीद सैंक्शंस लगा देंगे, जो कि आज उन्होंने बात भी की है, जो उनके न्यूयॉर्क पोस्ट से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है, उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं, कि उन्होंने कहा है कि हम जो है वो मज़ीद सैंक्शंस और ये सारी बात उन्होंने की है कि मज़ीद लगा सकते हैं। ये 26 में देखो ना, ट्रंप रेडी टू डबल डाउन ऑन रशियन सैंक्शंस, यूएस इनवाइट टू यूक्रेन। कैथ क्लॉग ने ये न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया, लेकिन सवाल यह है कि वो किस पे, वो आगे फिर कह रहे हैं कि वो जो उनसे ऑयल लेते हैं, तो ऑयल उनसे जो लेते हैं वो चाइना पे लगाएंगे तो बैकफायर हो रहा है, तो इंडिया पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? तो इशू ये है कि अब वो ये मामला भी अटक गया है, गज़ा का मामला फंस गया है। वो उधर इसराइल के लोग सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहरो, ये अमेरिका इधर बैठ जाएगा आके और ये सारा जो ये हम यानी सारा काम हम करें। तो ये जो हफ्ता है इसमें देखना ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस स्पाइक पे जाने के बाद, ठीक है, वो क्या इस स्टेप रिस्पॉन्स कह दें या इसको स्टेप फंक्शन कह दें, जो भी टर्म यूज़ करें आप, जैसे भी चोटी पे पहुंचने के बाद क्या वो स्टे करते हैं अपने फैसलों में, या वो डिप डाउन करते हैं, या वो इससे ऊपर फिर कैसे जाएंगे? सारा कुछ तो कर चुके हैं पहले 18-20 दिनों में, दुनिया को शेक कर चुके हैं। तो अब ये दुनिया शेक होने के बाद वो खुद भी शेक, उसमें खुद भी वो भी उनका भी जो है ना वो शेक बन गया। तो क्या वो ऐसे ही चलेगा सारा मामला, या ये है कि एक ठंडा ठहराव और उसके बाद वो देखेंगे भाई एक मिनट क्या हुआ, कनाडा निकल गया, अच्छा वो तो भूल गए, अच्छा वो उधर से मैक्सिको शुरू हो गया, उधर से पनामा वाले कह रहे हैं कि भाई हो सकता हम तो दोबारा, चाइना ने कहा है कि आप इसको सोचें, अच्छा वो निकल गए, तो वो उधर से यूरोप इंतज़ार कर रहा है क्या यूक्रेन का प्लान अनाउंस करना है उन्होंने भी चंद दिनों में। तो उसमें क्या होगा अगर पुतिन नहीं मानता तो वो क्या बनेगा? जंग और छिड़ गई और नया असला जा रहा है, ये जा रहा है, और इधर से पता चला कि गज़ा के अंदर वो सीज़फायर रुक गया, तो कैसे आएंगे मार्को रूबियो यहाँ पे, और स्टीव विटकॉफ कैसे आएंगे? तो ये अभी मेरा ख्याल है कि ज़रा ठहराव आएगा। स्पाइक पे पहले पहुँच चुके हैं, पैनिक हमने नहीं होना, ठीक है, घबराना नहीं है, हमने घबराना नहीं है, ठीक है, और इस क्राइसिस हम निकल जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।